लेकिन जज साहब ने हमारी बात को सुना, हमारे केस को सुना, इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए एक जुमला कहा कि अब जज साहब कहने कि अगर तुम्हें पाबंदी लगानी थी तो पूरे शहर में लगाते, आप सिर्फ यही करोगे पाबंदियां लगा लगा के लोगों को परेशान करोगे। 3 महीने से पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी से हमें बड़ा तकलीफ उठाना पड़ा, घर के चूल्हे बंद हो गए। 3 महीने से क्या कर रहे हैं आप? रिक्शा खड़ा कर दिया बिल्कुल, तो बाहर जाते तो चालान करते थे 14,000, 15,000, 16,000 भीख मांगते भाई, लोगों के पैर पकड़ते। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैं अदनान हुसैन आलगाजी CNG ऑटो रिक्शा ऑनर वेलफेयर में जनरल सेक्रेटरी हूँ। असल में आज जो सिंध हाई कोर्ट में हमारा केस लगा था उसमें जो भी सूरत हाल आई है वो मैं वादा कर दूँ। जज साहब ने सरकारी वकील से जब पूछा कि आपने पाबंदी जो हमारे वकील ने उनसे आर्गुमेंट करते हुए पूछा कि सर हमारे जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई है, दफ़ा 144 का निफाज किया हुआ है, पहले 11 शाहराहों पे था, अब 20 शाहराहों पे कर दिया है। तो सरकारी वकील ने जवाब दाखिल किया कि जनाब ये इंतज़ामी मामलात हैं और हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, रिजर्वेशन है, तो वो जो भी बात कर रहे थे वो वर्बली कर रहे थे। तो जज साहब ने बोला कि जो भी आपको दाखिल करना है वो कमेंट्स में दाखिल करें, मैं वर्बली नहीं बात करूँगा। तो एक तो वजह ये पड़ी डेट बढ़ने की, लेकिन जज साहब ने हमारी बात को सुना, हमारे केस को सुना और उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए एक जुमला कहा कि अगर आपको पाबंदी लगानी तो पूरे शहर में लगानी चाहिए थी। और इंतज़ामी मामला तो आपके हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी मिसाल उन्होंने इस तरह दी कि सदर के अंदर हम खुद देख रहे हैं कि 2-2 लाइनें जो है वो मोटरसाइकिल की पार्किंग हुई हुई है। उस पर उन्होंने बोला कि अगर हम इस पर कोई फ़ैसला दे देंगे तो आप लोग के लिए परेशानी हो जाएगी। और जज साहब का जो मौक़िफ़ था वो उसको समझना इस तरह चाहिए कि अब जज साहब कहने कि अगर तुम्हें पाबंदी लगानी थी तो पूरे शहर में लगाते, क्योंकि आपके पास कोई इंतज़ामी मामला तो है नहीं, आप सिर्फ यही करोगे पाबंदियाँ लगा लगा के लोगों को परेशान करोगे। तो मुझे उम्मीद है, बड़ी उम्मीद जज साहब की और रिमार्क से कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली डेट्स पे हमें फेवर मिल जाएगी। फेवर क्या मिल जाएगी? हमारे हक़ में फ़ैसला आ चुका है। अब सिर्फ इंतज़ार ये है कि गवर्नमेंट्स क्या जवाब दाखिल करती है, और जो हमारी कमेटी बनी है उसमें हमने सिफारिशात भी देनी है अपनी, जो रोड्स के हवाले से DIG साहब को रिजर्वेशन हैं कि ड्राइवर जो हैं वो अंडर एज हैं, फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है। तो इसके ऊपर हमने बाकायदा अपने अंदर पॉलिसी बनाई है कि हमने किस तरीके से ये काम करना है, हर आम और ख़ास तक ये मैसेज पहुँचाना है, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी शिकायत दूर हो जाए और एक गरीब आदमी का रोज़गार भी चल जाए। ये थे अदनान भाई, जनरल सेक्रेटरी हैं कराची रिक्शा एसोसिएशन के। हमारे साथ यहाँ पे मुतासिर ड्राइवर हजरात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि पाबंदियों के बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी मुतासिर हुई है। और हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि पाबंदियाँ लगने से इनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा और बेरोज़गारी से इनके घर के क्या हालात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पाबंदी से हमें बड़ा तकलीफ़ उठाना पड़ा, 3 महीने से पाबंदी लगाई गई है, घर के चूल्हे बंद हो गए। 3 महीने से क्या कर रहे हैं आप? रिक्शा खड़ा कर दिया बिल्कुल, तो 3 महीने से क्या बाहर जाते तो चालान करते थे 14,000, 15,000, 16,000 भीख मांगते भाई, लोगों के पैर पकड़ते। क्या बोल के 15,000 तक का चालान करते हैं? 15,000 बहुत बड़ी रकम होती है। पाबंदी है DIG साहब की तरफ से, वायलेशन कर रहे हो रूल्स की। रूट की वायलेशन कर रहे हो आप लोग, रोड जाम कर रहे हो। बाकायदा हम रोड जाम नहीं करते, जो रूट जाम कर रहे हो वो बड़ी गाड़ियाँ हैं और वगैरह और चीज़ें। लेकिन आपके पास रूट्स परमिट होता है, फिटनेस हर चीज़ होती है, मौजूद है, फिटनेस है, परमिट है, हर चीज़ है, कागज़ हमारे क्लियर है। और जहाँ तक हमें हुक्म दिया है कि भाई आप लोग गेटें लगाओ, हमने गेटें भी लगवाई, नंबर प्लेट भी लगाए, लेसन भी बनाए और हर चीज़ अपना ओके किया। लेकिन उसके बावजूद हर SOPs पे अमल हमने माशाल्लाह अमल किया। इस टाइम बेरोज़गारी का हाल है, बिल्कुल हालात बिल्कुल ख़राब है। जैसे कि आपने सुना है औरंगी टाउन में एक हमारे ड्राइवर थे, वो ख़ुदकुशी कर चुके इसी की वजह से। और हम मज़ीद अब और आवाम ख़ुदकुशी करने के चक्कर में है कि भाई अब खैर क्या करें। बच्चे जब रात को जाते हैं आपसे बोलेगा कि भाई लाओ कुछ तो दे दो, तो हर गरीब बंदा जब घर जाता है, कोई बच्चा तो होता है उससे 10-20 रुपये मांगता है, तो वो कहाँ से देगा, किसका मुँह देगा, किससे मांगे हम। और किराए का मकान है और बिजली का बिल है, गैस का बिल है, यानी हम बहुत परेशान हो गए। अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय ख़ुदकुशी के। तो हमारे हुकूमत से अपील है कि फौर जो रोडों पे पाबंदी लगाई है उसको बहाल किया जाए। और DIG साहब से भी रिक्वेस्ट है, मुराद अली शाह से भी है, CM साहब से, और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीबों का हक़ है वो उनको दिया जाए। आपने आवाज़ लगाया था कि भाई रोटी कपड़ा मकान दे गए, आप रोटी कपड़ा मकान उल्टा छीन रहे हो। जो उसके घर में बचा हुआ है वो भी आप बोल रहे हो बाल ला के हमें दे दो। हम कहाँ जाए? वोट मांगने के टाइम पे तो सब MNA MP भी आपके पास आ जाएगा कि हमें वोट दे दो, हम आपको रोड बना के दे देंगे। ना हमें रोड देते हैं, ना हमें सड़कें सीधे करके देते हैं, ना सीवरेज लाइन, कुछ भी काम नहीं है। लेकिन अपने लिए वो पाबंदियाँ लगा दी। भाई गरीब के पीछे यार किसी ने डंडा उठाया, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो।
सब ने गरीब को जो है ना बेजार किया हुआ है सर। थैंक यू। ये मुतासिर ड्राइवर हजरात थे जो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे हुकाम बाला से कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामने। हमारे साथ यहाँ समाजी रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह देखते हैं इन बेरोज़गार ड्राइवर्स का जो दुख है, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप मीडिया के दोस्तों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने गरीबों की आप आवाज़ बने और 3 माह से जो लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं उनके लिए आप यहाँ आए। मैं गुलाम अब्बास सुमरो, सीनियर नायब सदर मरकज़ी दिफा पाकिस्तान विंग से। मैं लंगर खाने का काम करता हूँ यतीम मस्किनों के लिए। मेरा कहना ये था कि यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कराची शहर में एक्साइज़ का कहना है कि 37,000 रिक्शा है। अब हमारे जो यहाँ यूनियन के एसोसिएशन के लोग हैं उनका कहना है कि 55,000 रिक्शा है। अब 37,000 उनके रिकॉर्ड में आता है और 55,000 रुपये यहाँ 18,000 का गैप आ रहा है। गैप आ रहा है। अब एसोसिएशन के लोग कहते हैं कि जी आपने जब 10 साल पहले ये 9 सीटर को 6 सीटर किया था तो हमारी जो गाड़ी थी उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 1+2 के थे। अब उस टाइम ये गाड़ी 1+2 थी और ये गाड़ी 9 सीटर थी, रोड पर थी। फिर आपने एक्शन लिया, आपने ये गाड़ियाँ जो है ना ग्राउंड पर बल्दिया की तरफ जमा करवाई, चौकियों पर गाड़ियों को कटवाया, इनको अदालतों में फैसला हुआ, इनको आपने ऑर्डर दिया जी 1+4 चलाएं। अब ये गाड़ियाँ 1+4 की चलती हैं। जैसे कि मेरे भाई ने कहा, ड्राइवर हजरात ने आपके सामने कि ये जो गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं 1+4 हैं। इसका हमारे पास परमिट भी है, फिटनेस भी है, बुक भी है, पूरी फाइल है। अब ये गाड़ियाँ जो है ना कंपनी बनाती है, ये बेचारे जो ड्राइवर हजरात हैं ये नहीं बनाते। अब कंपनी बनाती है तो कंपनी आपको 71,000 से लेकर 85,000 तक टैक्स देती है। फिर ये गाड़ी एक मेंबर के पास आ जाती है, वो अपने नाम कराता है, उसकी वो फ़ीस देता है, परमिट लेता है, फ़ीस देता है, गाड़ी लेकर आता है। गाड़ी जब रूट पे चला रहा होता है तो आपने आपके रिकॉर्ड के मुताबिक 37,000 रिक्शा है। एसोसिएशन कहती है कि जो 1+2 वाले थे वो भी रिक्शे हमारे पास 1+4 में मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 55,000 अगर रिक्शा है तो इनसे जुड़े हुए लोग जो हैं 14 से 15 लाख लोग हैं। इसमें स्पेयर पार्ट वाले लोग हैं। आप पीछे देखें दुकानें स्पेयर पार्ट की। अब ये रिक्शा चलेगा तो पार्ट्स वाले ने 20 लाख का 30 लाख का जो सामान डाल रखा है, अब उसका सामान कचरा हो गया, कबाड़ हो गया। इसी तरह जो है गैस वाले लोग हैं, इसी तरह पेट्रोल वाले लोग हैं। बेवा मेरी बहन की गाड़ी है, ड्राइवर चलाता है, किसी मजदूर की गाड़ी है। इस तरह लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपने 15 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। गाड़ियाँ कहने को 55,000 है लेकिन इससे 15-20 लाख घर मुंसलिक है और पेड़ मुंसलिक है जी, और उनको आपने बेरोजगार किया है। इसका मुतबादिल आपने उनको रोजगार नहीं दिया। अच्छा, अब ये जो लोग इनसे जुड़े हुए थे इनको आप साइड पर रखें। जो लोग इन गाड़ियों में पैसेंजर बनकर सवारी करते थे, कुरंगी, नाजमाबाद, उरंगी टाउन, गुलबर्ग के इलाके में, सराबगढ़, गुलशन के इलाके में जाते थे, अब उन लोगों को 3 गाड़ियाँ यहाँ से चेंज करके जाना पड़ रहा है। आपने तमाम रूटों पर तो पाबंदी लगा दी, ट्रेन की पटरी तो है नहीं, लोग ऊपर से चले जाएं। अब जो यहाँ का मज़दूर, इस इलाके का, सुरजानी टाउन का, औरंगी टाउन का, इस लियारी तेसर टाउन का एक मज़दूर आदमी नौकरी करने जाता था, उसकी 22 से 25,000 रुपये सैलरी थी। अब यहाँ से 3 गाड़ियाँ चेंज करके जाता है तो 600 से 700 रुपये उसका किराया है। या कम अगस्त से स्कूल भी खुल जाएंगे, बच्चों के लिए भी मुश्किल, उनको भी आपने बेरोजगार कर दिया है। जो बच्चे ये रिक्शे वाले जो हैं हजरात, ये पूरे शहर को इन्होंने, ट्रांसपोर्ट आपके पास नहीं है, पूरे शहर के अंदर आपके पास 200 गाड़ियाँ नहीं है। ये मजदाऊँ और बसों वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास गाड़ियाँ नहीं है। जैसे मेरे इलाके से ग्रीन बस जाती है, अब वो सुरजानी टाउन से जाती है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ के लोग यहाँ से 9 किलोमीटर वहाँ जाएंगे, अब इनको गुलशन जाना है, मगर वो गाड़ी जो है नाजमाबाद जा रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि ट्रांसपोर्ट भी आपके पास नहीं थी, आपने मज़ीद लोगों को बेरोज़गार कर दिया। अब ये सारे लोग जो बेरोज़गार हुए हैं ये खुदकशियों पर तुलाए हैं। बल्दिया के इलाके में परसों एक ड्राइवर ने खुदकशी की है। अब यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है वो क्या करेंगे। ज़ाहिर है अब उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, किराए के उनके मकान हैं वो किराया नहीं दे पा रहे। अब ये सारे मसाइल उनके साथ होंगे तो ज़ाहिर है वो परेशान, डिस्टर्ब होकर खुदकशियों पर तुलेंगे या कुछ और ऐसे काम करेंगे कि हम कहेंगे कि जी ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं, और हम कहेंगे कि ये ऐसी एक्टिविटी में जा रहे हैं जिससे माहौल को, इलाके को, कराची को, पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो ये इदारे हमारे हैं, ये पुलिस ट्रैफिक भी हमारी है, ये DIG साहब भी हमारे हैं, ये कमिश्नर साहब भी हमारे हैं, ये कानून भी हमारा है। हम वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं इन अपने ड्राइवर हजरात के लिए, हम वज़ीर आला साहब से अपील करते हैं, और इससे बड़ी अपील हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से करते हैं कि चीफ़ साहब आपने पूरे आलम का मामला देखा, आपने दुश्मन के साथ आप टकराए और आपने उसका मुकाबला किया, और आपने ये वादा किया, आपने कौम से कहा कि हम आपको सुकून की नींदें सुलाते हैं,
तो आपको हक हलाल का रोज़गार भी देंगे और आप अच्छे शहरी बन के दिखाएं। तो इससे बड़ा सबूत ये ड्राइवर हजरात कहाँ से दें? 3 माह पहले आपने इनका रक्षा बंद किया, 144 का ऐलान किया, इनके लिए पूरे शहर में पाबंदी हो गई। और आज भी ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आज भी ये DIG साहब की तरफ देख रहे हैं, आज हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ देख रहे हैं, आज ये जो है हमारे वज़ीर आला साहब सिंध की तरफ देख रहे हैं। आज भी इनकी उम्मीदें वहाँ जुड़ी हैं कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, मगर जब आप नहीं करेंगे, अब जब आप सुतैली माँ वाला सलूक करेंगे, जैसे कि दोस्तों ने कहा कि रोटी कपड़े मकान का आपने नारा लगाया था, ये कौम आपसे रोटी कपड़ा मकान नहीं मांग रही। ये मज़दूर लोग हैं, ये अपना बच्चा रिक्शा चलाकर अपना बच्चा पालते हैं, ये रिक्शा चलाकर अपने मकान का किराया देते हैं, रिक्शा चलाकर अपने बच्चे की तालीम की फ़ीस पे करते हैं, और हर स्कूल के बच्चों को और मुसाफिर लोगों को और बेरोज़गार जो लोग शहरों की तरफ रोज़गार करने जाते हैं, देखें सुरजानी टाउन लिहारी एक्सप्रेसवे में कोई आपने कंपनी नहीं बनाई, कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है कि ये लोग वहाँ पर काम कर लें। आपने इन लोगों को यहाँ पर कि 50% से ज़्यादा आवाम को आपने सराबगोड़ से लेके लिहारी एक्सप्रेस, पूरा लिहारी जो है पुराना चाकीवाड़ा, वहाँ तक के लोगों को उठा के जंगल में आपने आबाद किया है। और आपने यहाँ पर इनको रोज़गार देने का वादा किया था, आपने यहाँ भी रोज़गार नहीं दिया। ये लोग उधर ही शहर की तरफ ही रोज़गार करने जाते हैं। अब इनकी 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है, ये 600-700 रुपये किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे। खुदारा आप इनकी तरफ तवज्जो दें। अगर ये रोडों पर नहीं आ रहे, ये इंतशार नहीं फैला रहे, तो आप समझने की कोशिश करें। पूरे शहर को आपने अंधेरा कर दिया है। रोडों पर लोग खड़े हुए हैं, बहन बेटियाँ खड़ी हुई हैं, मज़दूर नौकरी पर जाने वाले खड़े हुए हैं, वो टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे। ट्रांसपोर्ट आपके पास नहीं है, इदारे सारे हमारे हैं, रियासत हमारी माँ है, हम इनके नारे मारते हैं, हम इनकी सपोर्ट करते हैं। गरीब का बच्चा पुलिस में होता है, गरीब का बच्चा आर्मी में होता है, गरीब का बच्चा आपके बच्चे को स्कूल पहुंचा रहा होता है, गरीब का बच्चा आपका ड्राइवर होता है, गरीब का बच्चा तमाम सहूलियात आपको मुहैया कर रहा होता है। खुदारा आप उस कौम को ना दबाएं कि जिन्होंने आपको तालियां मार मार कर स्टेज पे चढ़ाया है, उस कौम को आप उसके दुश्मन ना बने, आप उनके पेट के, उनके बच्चों की नस्लों के दुश्मन ना बने, आप इनको रोज़गार दें। ये मेरा कहना था। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये समाजी रहनुमा थे जो बहुत ही जज्बात में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं, इनसे भी बात करते हैं कि जब तक अदालत में ये मसला चल रहा है, ये केस चल रहा है, तब तक तो इसका कोई हल नहीं है और ये बेरोज़गारी इसी तरह रहेगी। तो जब तक ये मसला हल नहीं होता, ये बेरोज़गार लोग जो हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, ये किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएँगे, अपने बच्चों का फ्यूचर, उनकी तालीम और तरबियत, उनके खाने पीने का मामला, उनके किराए के, जो बिजली के, सब की जो चीज़ें होती हैं, वो किस तरह पूरे करेंगे अगर ये मामला इसी तरह देर सवेर होती रहेगी? अल्लाह ही चला रहा है, लेकिन यहाँ तो हुकूमत को यही रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों का भी सोचा जाए। हर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर है, पहले महंगाई ने इतना परेशान तंग किया हुआ दीगर, और ये मसले भी 3 महीने हो गए लेकिन कोई हल नहीं हुआ। अभी बोला था 16 तारीख को इसका मसले का हल होगा, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। हुकूमत को यही रिक्वेस्ट है कि भाई अल्लाह से भी डरें, अल्लाह का एक नाम कहर भी है, गरीबों का भी कुछ सोचें। हर किसी के बच्चे हैं, लोगों की दुआएं लें, बद दुआएं के हकदार ना बने। भाई आप कुछ कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी तमाम बड़े रहनुमा बैठे हैं, हमारे आसिफ मुनीम मेजर साहब से लेके नीचे शहबाज शरीफ साहब तलक के, बिलावल भुट्टो साहब तलक के, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा जितने भी बड़े बैठे हैं वो ज़रा इतना सोच लें कि हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो हालात उन्होंने देखे नहीं हैं और ना उन्हें अल्लाह दिखाए, ठीक है ना। लेकिन ये गरीबों की बद्दुआ होती है कि पता नहीं उन्हें क्या क्या देखना पड़ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि वो हालात भी पैदा ना हो और वो मामलात भी ना चले, कि बस मैं चाहूँगा कि मेरा घर गुज़र बसर कैसे चलेगा वो मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये ताउन करें, वरना मामलात ऐसे हैं कि मैं मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सीधी सी बात है, जैसे आपने अभी और भी लोगों के बयानात लिए, सबका एक ही मुतालबा है कि हमें रोज़ी दो। हमने आपसे रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगा जो आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि हमें अल्लाह ने इतनी तौफीक और हिम्मत दी है कि हम कमा सकते हैं, लेकिन आप कमाने का ज़रिया छीनोगे तो कैसे कमाएं? क्योंकि हम ना आपकी सोर्स के हैं ना आपकी पहुंच के हैं, हम गरीब लोग हैं, धरने पे ही बैठ सकते हैं। तो लिहाजा आप सबसे यही गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि तमाम जितने भाइयों ने आपसे रिक्वेस्ट करी या कहा और जो कह रहे हैं बाकी और भी इलाकों में, मामलातों में और भी शहरों में बोला जा रहा है, तो वो कोई बेवकूफ़ या पैसे लेके नहीं बोल रहा, वो दिल की कैफियत आपसे जाहिर करना चाह रहा है कि मेरे दिल में ये कैफियत है। कौन सा आपने मुझे रेड लाइन पे कंडक्टरी पे जॉब देनी है, कौन सा ग्रीन लाइन के स्टाफ पे मुझे जॉब देनी है? नहीं देनी। वह वैसी आपके पहले से लाइन लगी पड़ी है, उनके लिए जगह नहीं है, हमारे लिए क्या होगी? तो हम अगर खुद से कमाना चाह रहे हैं तो हमें रोको नहीं।
बराए मेहरबानी हमें नहीं रोको, हम वैसी परेशान हैं। आपने हालात ऐसे पैदा करे हुए, महंगाई ऐसी पैदा करी हुई है कि गरीब बंदा नहीं जी सकता। फिर भी अगर हम जीने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी एक आर्मी है, आपकी आर्मी है। अगर आप के कुछ हमारे बड़े नौजवान अगर बॉर्डर पे लड़ रहे हैं तो हम देश में लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क में लड़ रहे हैं। हम किससे लड़ रहे हैं? हम रोज़ क्रिमिनल से लड़ रहे हैं, रोज़ रोज़ रोज़। हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर किसी ना किसी कोने पे कोई ना कोई मिलता ही है। रात को कमा के आने लगो, डिफ़ाल्टर मिलते हैं। वो डिफ़ाल्टर कहाँ से आते हैं? वो डिफ़ाल्टर आप बनाते हो। कैसे? उनकी रोज़ी छीन के, उनको ऐसे परेशान करके। अभी मैं नहीं बनता हूँ तो मेरे जैसे और भी 15 लाख से 20 लाख लोग हैं, जिनमें से अगर 3 लाख भी गैर कानूनी रोड पे चले गए ना सर, तो शायद 6 लाख लोगों को मार दें, क्योंकि वो परेशान है। और वो सारा मौत का जिम्मा आना आप पर है। मेरा तो यही कहना है। हम कमा सकते हैं, हम खुद मुख्तार हैं, पर हमसे कमाई का ज़रिया ना छीना जाए। हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं इन सब मामला। भाई हमारा मुतालबा ये है कि पहले तो आप लोगों का बहुत मेहरबानी है कि आपकी टीम हमारे गरीबों के बात सुनने के लिए यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये गरीब सुनसान इलाका है, इसको हम सुनसान बोलते हैं लियारी को। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये गाड़ी हमारे ऊपर 7-7 लाख रुपए का बेचा। इसका हमारे को बाकायदा फाइल दिया, फिटनेस 11 पर्चे का फाइल है। अगर ये गाड़ी मना करता कि ये नाजायज़ है, ये गाड़ी आई रश बनाती है, तो हमारे से पैसा क्यों लिया? 7 लाख रुपया लिया, अपना कारखाने खोला, बाकायदा रात दिन चलाया, शोरूमों को दिया, शोरूम ने हमारे ऊपर बेचा। अब एकदम एक आईजी साहब है और एक कमिश्नर साहब ने इसको मना कर दिया, रोड पर नहीं निकाली। ये सारा गरीब आवाम है, सारा गरीब आवाम है। ये सुबह जाता था ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करके शाम को बच्चों के लिए रोज़ी लाता था। 1500 रुपया मालिक को मिलता था, 1500 रुपया वो ड्राइवर कमाता था, तो दोनों का टांगा चल जाता था। स्पेयर पार्ट वाले का टांगा चल जाता था, पंचर वाले का, खैराती वाले का। एक रक्शे से 50 घर के चराग जल रहे थे। अब एक रक्शे की वजह से अब 50 आदमी का चराग जो है वो बच चुका है। खाने का पैसा नहीं है, रोटी का नहीं है, कपड़े का नहीं है। हम इनसे भीख नहीं मांगते हैं कि हमारे को अल्लाह के नाम पे दो। हम अपना बाजू से, अपना कीमती जान से अपना मजदूरी कर रहे थे। ये गरीब लोग खड़े हुए हैं, इनके पास गाड़ियाँ नहीं है। जब जाते हैं आगे हम गाड़ी देते हैं तो ये 40,000 चालान देते हैं। तो 40,000 चालान मालिक कहाँ से भरेगा? हड्डे वाला कहाँ से भरेगा? ड्राइवर कहाँ से भरेगा? अगर ये मामला सीधा करता है कमिश्नर साहब तो सीधा कर ले, नहीं तो हमारा सरेआम ऐलान है ये ड्राइवर कैलेंडर को कि चिट्ठी उठा लो, कुल्हाड़ी उठा लो, चोरी उठा लो, डकैती करो, जिसको भी मारने है मार लो, पुलिस वाले को भी मारने है मार लो। क्योंकि पुलिस हमको 40,000 का वो देता है चालान। हमने कौन सी गधी का पुदी मारा है? अपना मजदूरी कर रहे हैं, 1 मिनट, अपना मजदूरी कर रहे हैं, अपना बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं। मेरे जेब में ये देखो एक मोबाइल है और 50 रुपया। शाम को मैं कहाँ से इसको खिलाऊंगा बच्चों को? 10 खाने वाले, कहाँ से कमाओ उसको? इस बुढ़ा हालात में कि 70 साल उम्र है, मेरे पास कोई आमदनी नहीं आते। कमिश्नर साहब ने ऐलान कर दिया कि जी रोड पर गाड़ी नहीं निकालो। फिर हमारे को इनका कीमत दे दे, एक रेट लगा दे, जिसके पास फाइल है वो सीधा जाएगा, उसको पैसा दे दे, चेक दे दे, या पैसे दे दे या मुतबादिल रास्ता दे दे। हाँ, या कोई रास्ता दे दे, हमारे ऊपर ये रहम कर दे। अगर नहीं करते तो चांगा मामा, फिर हम मजबूर है। बस यही हमारा बयान है। हमारे साथ यहाँ एक और भाई मौजूद है, इनके हाथ में ये कुछ पर्चियाँ हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये पर्चियाँ इन्होंने पकड़ी हुई हैं, किस चीज़ की पर्चियाँ हैं? चालान की पर्चियाँ हैं। हाँ भाई, कितना चालान करा दिया आपने? 3,000 का हुआ भाई, ये 12 तारीख को और 14 तारीख को 7,500 रुपये का चालान किया सलीम सेंटर। 7,500 और 3,000 का चालान। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि 3,000, 7,000 रुपये के चालान रोडों पे बेरोजगारी के बावजूद भी चालान काटे जा रहे हैं। FIR हुई जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं, कोर्ट में समात पे समात ही दी जा रही, तारीख पे तारीख दी जा रही है, पर कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। भाई से जानते हैं, बदतमीजी भी की है मुझसे और गाली गलौज की है और मारा भी मुझे।
ट्रैफिक पुलिस ने? जी हाँ, तो आपने उनसे पूछा नहीं आपको ये हक किसने मैंने दिया? कहा, मैं अपनी घर की फैमिली लेके जा रहा था, 3 लेडीज़ घर की बैठी हुई थी, मैं यूपी से जा रहा था अपनी घर की तरफ और कार से निकले और आगे सीधा पहले मुझे मारा उन्होंने और उसके बाद गाली गलौज की, कहा तुम यहाँ क्यों है? मैंने कहा सर मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई पैसेंजर तो नहीं आपने इसकी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन सेल पे, डीआईजी ट्रैफिक सेल पे या आईजी है। ये कंप्लेन की है मैं एसएसपी साहब को नाज़माबाद जाके, और उनके मैंने नाम भी दिए, एक का नाम खलील था और एक का नियाज़ नाम था, ये सलीम सेंटर के जो है ना। जी ये मैंने 14 तारीख को दिए, इन्होंने रिसीव कर लिया, अब कह रहे थे कि आपको कॉल करेंगे, पता नहीं कब, लेकिन मेरे साथ बदतमीज़ी की। जुर्माना कुछ किया आपको? मेरी ये फाइल पूरी जमा की हुई है, मतलब मैंने अपनी, मेरा रिक्शा बंद कर दिया, मैंने कहा रिक्शा बंद नहीं करो क्योंकि मेरे पास और रोज़गार नहीं और मेरे पास पैसे नहीं है तो भरने। आप अपना CNIC रखवा सकते थे अगर आपके पास पैसे नहीं थे? नहीं रखते हैं, उनका ये चालान बहुत ज़्यादा है, इसमें CNIC आपका नहीं रखेंगे, आप अपनी फ़ाइल दो या तो रिक्शा बंद करवाओ। मैंने कहा रिक्शा तो नहीं बंद करवाऊंगा, मैंने कहा फ़ाइल ये जुल्म और जबर के आगे खामोशी से वापस चले आते हैं। वहाँ पावर मैंने- गवर्नमेंट ने उनको पावर ऐसी दी है कि वो कहते हैं हमें आर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। जब डीआईजी ऑर्डर दे रहा है तो मैं और आप कौन है? वो कहता है, अगर वहाँ मैं उसको कहूँ ना कि सर आपको ये हक किसने दिया, ये 7,000 का चालान, तो वो कहेगा बेटा तू बैठ घर से 20,000 लेकर आ। मतलब चालान का चलो ऑर्डर है, हाथापाई का और हैरेस करने का फैमिली के साथ। वहाँ पर अगर ये कुछ कहेगा 20,000 का होगा ये चालान, फिर अगर वो कहता है तो ये चालान 20 और 26,000 का होगा, 28,500 का होगा ये। और वहाँ फिर हम बदतमीजी ना करके, उन्होंने खातून का लिहाज भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे कहा कि आप चरस बेचो, अफीम बेचो, चोरी डकैती करो, जो मर्जी करो, आपको ये चालान भरना है। तो मैं फिर चुप करके फिर मैंने अपना फ़ाइल दी उनको, मैंने कहा मेरे रिक्शे की फ़ाइल रख लो, रिक्शा बंद नहीं करो क्योंकि इसी से मेरा घर का सब रोज़गार चलता है। तो मैं अपनी रिक्शे की फ़ाइल रखवा के फिर मैं अपना रिक्शा वापस लेकर आया उनसे, और मैंने ये जाके उनके खिलाफ़ कंप्लेन भी की है कि मुझ पर इन्होंने हाथ उठाया और बदतमीज़ी की, और मेरी अपनी घर की फैमिली थी उसको नीचे उतारा, कहा दी हम इसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, इसके खिलाफ़ FIR भी करेंगे और चालान भी करेंगे। तो फिर यही हुआ मेरे साथ। तो ये थे वो मुतासिर लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है ख़त्म करने की तरफ रवा गवाह हैं, क्योंकि बेरोज़गारी का ये आलम है कि कोई ख़ुदकुशी कर रहा है तो कोई फाके कर रहा है। तो इसी के साथ अपने दोस्त को, अपने मेज़बान सैयद उमेर शाह को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मसाइल के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।